friends, welcome to the amendment lecture applicable for November 22 examinations. Friends, हम हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट्स शुरू करेंगे फ्रॉम अ वेरी वंडरफुल चैप्टर. इट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. फ्रेंड्स, ये चैप्टर में हमने तीन अलग अलग सेक्शंस को डिस्कस किया था. फर्स्ट वाज सेक्शन 16, देन इट इज सेक्शन 17, देन इट इज सेक्शन 18. हमारे सीए इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ये तीन सेक्शंस को हम डिस्कस करते हैं. 16, 17, 18 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. यस, नो? यस. फ्रेंड्स, उसमें सेक्शन 16 है ना, उसकी अलग अलग 4 सब सेक्शन है जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखा है. चलो यहाँ पे चेक करो. सब सेक्शन 1 क्या था? सब सेक्शन 1 जरा याद करो. फ्रेंड्स, हमारे वहां पे कौन ऐसा होगा जो आईटीसी के लिए एंटाइटल्ड है? मतलब कौन ऐसा बंदा, कौन ऐसा पर्सन जो हमारे वहां पे आईटीसी अवेल कर पाएगा? तो याद करो, याद करो. रजिस्टर्ड के अनरजिस्टर्ड? बोलो. सपोज मैं रजिस्टर्ड हूं, सपोज आप अनरजिस्टर्ड हो, तो बोलो मुझे आईटीसी मिलेगी? यस बोलो, यस बोलो. आपको आईटीसी मिलने वाले नहीं, बिकॉज आप कैसे हो? अनरजिस्टर्ड. बोलो मैं कैसा हो गया? रजिस्टर्ड. तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड फॉर व्हाट? बोलो आईटीसी. फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 याद करो. हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, विच इज पेमेंट अंडर जीएसटी. याद करो, उसमें 3 लेजर्स थे. पहला लेजर कौन सा था? कैश. बाद में कौन सा था? क्रेडिट. बाद में कौन सा था? लायबिलिटी. तो फ्रेंड्स, ये जो सारा डिस्कशन हमने किया था वो किया था अंडर सेक्शन 49. तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन उसको फॉलो करने होंगे विच आर कंटेन्ड अंडर सेक्शन 49 अगेन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें 3 लेजर्स को डिस्कस किया था: कैश, क्रेडिट, लायबिलिटी. बाद में याद करो फ्रेंड्स, आप जो भी सप्लाई रिसीव करेंगे, मे बी गुड्स का, मे बी सर्विसेज का, तो फ्रेंड्स वो आपको कौन से पर्पस के लिए अवेल करना है, तब जाके आपको आईटीसी मिलेगी? बोलो बोलो बोलो. बिजनेस के पर्सनल? अरे बोलो, बिजनेस के पर्सनल. तो फ्रेंड्स, हमने ऐसा सीखा था कि बिजनेस पर्पस के लिए आप सप्लाई रिसीव करेंगे, गुड्स का, सर्विसेज का, तब जाके आपको क्या मिल पाएगी? बोलो उसकी आईटीसी. बोलो पहला पॉइंट, कौन आईटीसी अवेल करेगा? बोलो बोलो, रजिस्टर्ड पर्सन. पॉइंट नंबर 2, उसको जो भी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 49. पॉइंट नंबर 3, जब वो बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स सर्विस रिसीव करेगा, तब जाके वो क्या अवेल कर पाएगा? आईटीसी. एंड फ्रेंड्स, एक सुपर डुपर क्वेश्चन, आईटीसी मिलेगी कैसे? आईटीसी की बात हम जो कर रहे हैं वो आईटीसी आप अवेल कैसे कर पाओगे? तो हमारे वहां पे जो आईटीसी आपको मिलने वाली है, इट इज बाय क्रेडिट. इट इज बाय क्रेडिट. इट इज बाय क्रेडिट. टू विच लेजर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो फ्रेंड्स, आपको जो आईटीसी मिलने वाली है, इट इज थ्रू क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो ये 4 पॉइंट को हमने डिस्कस किया था अंडर सब सेक्शन 1. मैं वापस रिपीट करूंगा. रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलेगी. पॉइंट नंबर 2, उसको जो भी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 49. पॉइंट नंबर 3, जो आपको आईटीसी मिलने वाली है वो बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स सर्विस रिसीव करेंगे तो आपको आईटीसी मिलेगी. एंड पॉइंट नंबर 4, ये आईटीसी मिलेगी कैसे? बाय वे ऑफ क्रेडिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, ये एज इट इज है, कोई चिंता ना करो. पॉइंट नंबर 2 याद करो फ्रेंड्स. सब सेक्शन 2 बहुत 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 ब्यूटीफुल सेक्शन. इट डिपेंड्स कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ व्हाट? आईटीसी. मैं रिपीट करूंगा, ये जो सेक्शन 16 है ना, वो बहुत सारी जो बातें करेगी, वो लगभग जो बातें करेगी, इट विल बी ऑल अबाउट अवेलिंग आईटीसी. इट इज ऑल अबाउट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी. तो फ्रेंड्स, ये आईटीसी अवेल करने के लिए कुछ कंडीशंस है. याद करो, बचपन में 4 कंडीशंस हुआ करती थी, हवे ये कंडीशन बढ़ के हो गई है 5. मतलब 5 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्या मिल पाएगी? बोलो हमारे वहां पे आईटीसी. पहली कंडीशन एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है. जो क्लॉज ए था वो कंडीशन नंबर 1. याद करो फ्रेंड्स, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट. फ्रेंड्स देखो, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट ना होना तो आईटीसी बाईटीसी मिलने वाले नहीं. ऐसा याद रख लेना तुम. हमारे वहां पे आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? अवेलमेंट ऑफ आईटीसी. पर कौन से टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स? तो उसके लिए जरा याद करो, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2, सेक्शन 31 सबसेक्शन 4, 5, 6, 7. तो यहां पे जो भी आप इनवॉइस इश्यू करते हो, लेट अस से 31(1) वो गुड्स के लिए है. याद करो 31(1) गुड्स. अरे याद आया? तो वो केस में जब आपको गुड्स के केस में जो आपको इनवॉइस मिला होगा, आप रेसिपेंट हो, तो गुड्स के केस में जब आपको इनवॉइस मिला होगा वो आपके पास पोजीशन में होगा, तब जाके आप क्या अवेल कर पाएंगे? आईटीसी. 31(2) सर्विस के केस में जब आपको इनवॉइस मिला होगा, आपके पोजीशन में होगा, तब जाके उसकी क्या अवेल कर पाएंगे? आईटीसी. 31(4) कंटीन्यूअस गुड्स. 31(5) कंटीन्यूअस सर्विस. ये इनवॉइसेस आपके पास होंगे, तब जाके आप क्या अवेल कर पाएंगे? आईटीसी. 31(5) सर्विसेज. अरे याद आ रहा है ऐसा? सॉरी, हाँ 31(6) सर्विसेज. 31(5) तो कंटीन्यूअस गुड्स था, तो 31(6) सर्विसेज. 31(7) अप्रूवल बेसिस. तो ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तब जाके आप क्या अवेल कर पाएंगे? आईटीसी. मैं रिपीट करूंगा, 31(1), 2, 4, 5, 6, 7 ये सारे इनवॉइस आपके पास होने चाहिए फॉर अवेलमेंट ऑफ व्हाट? आईटीसी. पॉइंट नंबर 2 याद करो, आरटीआई मतलब रिवाइज टैक्स इनवॉइस. सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए. जब रिवाइज टैक्स इनवॉइस
जब पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जब वो मतलब पहली बार लायबल हो जाता है, ये सारे प्रोविजंस हमको पता है। जब वो पहली बार अप्लाई करता है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो अनरजिस्टर्ड पीले के लिए नॉर्मल इनवॉइस इश्यू करेगा। बाद में वो रजिस्टर्ड हो गया, जिसका इफेक्टिव दिन कौन सा होगा, लायबल। तो लायबल से लेकर ग्रांट के पीरियड तक वो रजिस्टर्ड हो गया, अरे बरोबर ना। तो उस केस में ऑलरेडी उसने जो इनवॉइस इश्यू किए होंगे वो तो नॉर्मल इनवॉइस होगा, तो उसको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ये सारा डिस्कशन हमने किया था 31(3)(a) में, व्हिच इज रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो वो आरटीआई भी आपके पास होगा, तो भी आपके अवेल कर पाएंगे आईटीसी। याद करो सेक्शन 34, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वैल्यू बढ़ी तो डेबिट नोट, याद आवे छे, वैल्यू माइनस हुई तो क्रेडिट नोट, तो वो डेबिट नोट भी आपके पास होगी, तो भी आप क्या अवेल कर पाएंगे, बोलो हमारे वहां पे आईटीसी। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट होगा, याद करो, नॉर्मली जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर। बर्डन किसके ऊपर होगा, रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन जीएसटी पे करेगा, रेसिपिएंट। बर्डन में किसके ऊपर होगा, रेसिपिएंट। तो उस केस में फ्रेंड्स आप याद करो बरोबर कि आपका जो रेसिपिएंट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 24, बट जो आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस बनाएगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है, जो आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है एंड सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस बनाएगा। तो वो जो खुद पे इनवॉइस बनाएगा, इट वुड बी अंडर सेक्शन 31(3)(f). एंड जब वो पेमेंट करेगा सप्लायर को, वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा, पेमेंट वाउचर, तो वो होगा 31(3)(g), तो वो भी उसके पोजीशन में होगा। तब जाके वो क्या तब वो क्या अवेल कर पाएगा, बोलो हमारे वहां पे आईटीसी। तो कौन से टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मेजर आप देखो, तो उस केस में 31, 1, 2, 4, 5, 6, 7, पॉइंट नंबर 2 आएगा 34, which is debit note. नेक्स्ट आएगा 31(3)(a), which is revised tax invoice, and last आएगा 31(3)(f) and 31(3)(g), which is invoice in case of RCM and payment voucher। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तब जाके आप क्या अवेल कर पाएंगे, बोलो हमारे वहां पे आईटीसी। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, इट इज नथिंग बट व्हाट, बोलो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का पोजीशन। यू मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अमेंडमेंट। फ्रेंड्स, ये लेक्चर में मैं खाली अमेंडमेंट डिस्कस नहीं करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट यही अमेंडमेंट है ऐसा डिस्कस नहीं करूंगा, एक ओवरव्यू भी आपको दूंगा, जिससे साथ साथ में आपका आईटीसी का थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। आप समझ रहे हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद मई में एग्जाम देके बैठे होंगे, जो शायद नवंबर 21 में एग्जाम देके बैठे होंगे, उनको मैं पॉइंट टू पॉइंट खाली अमेंडमेंट डिस्कस करूं तो बेचारे तकलीफ में आ जाएंगे कि ये क्या रहा है। तो उस केस में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा, थोड़ा सेक्शन का भी आपको नॉलेज दूंगा, तो क्या आपका भी थोड़ा रिवीजन हो जाए एंड जो पुराने लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स ओके, चलो शुरू करो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, रजिस्टर्ड पर्सन हमारे वहां पे आईटीसी अवेल कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, उनको फॉलो करनी पड़ेगी रिस्ट्रिक्शन कंडीशन एज पर सेक्शन 49, व्हिच इज चैप्टर पेमेंट अंडर जीएसटी। याद करो, बिजनेस पर्पस के लिए आपने गुड सर्विस रिसीव किया होगा, तब जाकर आपको आईटीसी मिल पाएगी। एंड पॉइंट नंबर 4, आपका ये आईटीसी आपको मिलेगा कैसे, बाय वे ऑफ क्रेडिट टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पॉइंट नंबर 2, मतलब सब सेक्शन 2, इट डिपेंड्स कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ अवेलमेंट ऑफ व्हाट, बोलो आईटीसी। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे वहां पे थी, इट इज टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का पोजीशन। जो सेकंड है वो अमेंडमेंट है फ्रेंड्स हमारे वहां पे। याद करो, हमारे वहां पे एक सेक्शन थी फ्रेंड्स, सेक्शन 37, शायद आपको याद आ रहा हो तो, इट इज इनटू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो मैं मेरा आउटवर्ड सप्लाई होगा वो कौन से रिटर्न में फाइल करूंगा, याद करो, मैं मेरा आउटवर्ड सप्लाई फाइल करूंगा इनटू अ रिटर्न कॉल्ड जीएसटीआर1। तो जीएसटीआर1 ऐसा रिटर्न है जहां पे मैं आउटवर्ड सप्लाई को डिस्क्लोज करूंगा बीइंग रजिस्टर्ड सप्लायर। तो फ्रेंड्स, जो रेसिपिएंट होगा ना रजिस्टर्ड, जो रेसिपिएंट होगा ना रजिस्टर्ड, उसको रिफ्लेक्शन आएगा उसके जीएसटीआर2ए में, उसको रिफ्लेक्शन आएगा इसके जीएसटीआर2बी में। दोनों फॉर्म थे। इसको क्यूआरएमपी में इन डिटेल डिस्कस करूंगा, मैं क्यूआरएमपी का भी वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं, तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर यहां पे समझो 2A एंड 2B। 2A क्या होता है, डायनेमिक है, रियल टाइम बेसिस के ऊपर अपडेशन करता है। एंड जो 2B होता है ना, वो स्टैटिक होता है, एक बार जनरेट हो गया, बाद में वो चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्यूआरएमपी करेंगे। अभी अब ये समझने का प्रयत्न करें कि हमारे वहां पे जो जीएसटीआर1 फाइल करेगा रजिस्टर्ड सप्लायर, उसका रिफ्लेक्शन रेसिपिएंट को कौन से फॉर्म में आएगा, इट वुड बी जीएसटीआर2A एंड जीएसटीआर2B। तो फ्रेंड्स, यहां पे लॉ ने क्या बोला, थोड़ा आपको याद आ रहा हो तो भूतकाल, कि हमारे वहां पे जो जीएसटीआर1 में आपका इनवॉइस अपलोड हो गया हो, जिसका रिफ्लेक्शन आपको 2A 2B में आ गया हो, तो आपको आईटीसी मिल जाती थी। बोलो यस के नो, यू वर एंटाइटल्ड फॉर व्हाट, बोलो आईटीसी। बट ऐसे भी कोई सप्लायर होंगे जो अपना जीएसटी नहीं फाइल करते थे, जिसका रिफ्लेक्शन रेसिपिएंट को 2B में आता नहीं था। तो उन केस में मैं एकदम आपको प्रोविजंस थोड़ा याद करवाऊं तो पहले 10% था आपका इनवॉइस जो अपलोड हो गया होगा, इसका जो भी आईटीसी होगा उसका 10% आपको मिल जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 5% कर दिया। हवे गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई कि जो जीएसटीआर1 में आपके इनवॉइस को सप्लायर ने अपलोड नहीं किया,
जिसका रिफ्लेक्शन आपको 2A 2B में नहीं आया तो आपको आईटीसी मिलने वाली नहीं है। मैं स्पेसिफिकली टेक्निकली बोलूं तो लॉ ने यहां पे जो चूज किया है वो जीएसटीआर 2B को बोला है, मतलब आपका 1 जब 2B में आएगा, 1 का रिफ्लेक्शन आउटवर्ड 2B में इनवर्ड के तौर पे आएगा, तब जाकर आपको आईटीसी मिलेगी। जो 2B में रिफ्लेक्शन नहीं आया, मैं रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, जो 2B में रिफ्लेक्शन नहीं आया आपके इनवर्ड सप्लाई का, जो सप्लायर फाइल करेगा उसके जीएसटीआर 1 में, तो पहले थोड़ी थोड़ी आईटीसी मिलती थी, अब एक भी रुपए की आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इनटू चैप्टर आईटीसी। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई को डिस्क्लोज नहीं किया तो उसका रिफ्लेक्शन जीएसटीआर 2B में रेसिपिएंट को नहीं आएगा, एंड जो रिफ्लेक्शन रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में नहीं आया तो उसकी आईटीसी आपको कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अवेलेबल होने वाली नहीं। पहले थोड़ी आईटीसी मिलती थी, पहले 10%, बाद में गवर्नमेंट ने 5% कर दिया, अभी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया 0%, 1 रुपए की आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? यस नो? तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है, क्लॉज AA ऐड किया जाता है, जो क्या कहता है आप ये समझने का प्रयत्न करें। आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट ओनली इफ, पहले थोड़ी आईटीसी मिल जाती थी, अभी 1 रुपए की आईटीसी आपको नहीं मिलेगी जो 2B में रिफ्लेक्शन नहीं आया तो। ओके, ओनली इफ सप्लायर हैव अपलोडेड रेलेवेंट इनवॉइसेस और डेबिट नोट के सेक्शन याद कर लो 34 इन देयर जीएसटीआर 1। याद करो, थोड़ा याद होगा आपको, क्यूआरएमपी स्कीम में है ना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होते हैं, नाम में ही गुण है, क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट्स, क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट। तो सपोज कोई क्वार्टर की बात करें, एग्जांपल के तौर पे अप्रैल, मई, जून, तो फ्रेंड्स इसमें है ना पहले 2 महीने के लिए आपको एक ऑप्शनल फैसिलिटी होती है विच इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF, एंड लास्ट महीने के लिए आप क्या फाइल करोगे बोलो हमारे वहां पे, जीएसटीआर 1। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में मैंने अपलोड किया मेरा इनवॉइस, जो रेसिपिएंट को रिफ्लेक्शन आएगा 2B में, और जीएसटीआर 1 में मैंने इनवॉइस को अपलोड किया, इसका रिफ्लेक्शन रेसिपिएंट को कहां पे है, जीएसटीआर 2B में, तब जाके ही उसको क्या मिलने वाली है, आईटीसी। पहले थोड़ी आईटीसी मिल जाती थी, अभी 1 रुपए की आईटीसी आपको मिलने वाली नहीं है। बोलो क्लियर? डन? चलो जरा चेक करो वापस एक बार। आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट ओनली इफ सप्लायर हैव अपलोडेड the relevant invoices or debit notes in their GSTR 1 or invoice furnishing facility if they are opting for QRMP scheme, and such details have been communicated to the recipient in GSTR 2B। मतलब जो मैं फाइल करूंगा बिंग सप्लायर GSTR 1, जिसका रिफ्लेक्शन रेसिपिएंट को आ जाएगा GSTR 2B में, जो एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, तो ही रेसिपिएंट क्या अवेल कर पाएगा बोलो, आईटीसी। ऐसा यहां पे ऐड किया गया बाय वे ऑफ दिस clause AA। Well, what was first condition? Tax paying document का possession. What is condition number 2? It is, let us say, reflection of your inward supply into GSTR 2A and GSTR 2B, but उसमें specifically कौन सा, GSTR 2B, तब जाके आपको क्या मिल पाएगी बोलो हमारे वहां पे, ITC। ये एक अमेंडमेंट है जो हमको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट कंडीशन आएगी फ्रेंड्स, कंडीशन नंबर B। अभी जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट अब बातें सेक्शन 16 की निकली ही है, तो एज पर माय नेचर उसको डिस्कस कर लेता हूं फटाफट। चलो याद करो, व्हाट वाज कंडीशन नंबर B? फ्रेंड्स कंडीशन नंबर B था, इट इज एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब तक आप गुड्स सर्विस को एक्चुअल रिसीव नहीं करेंगे आपको आईटीसी बैटीसी मिलने वाली नहीं है। फ्रेंड्स तकलीफ कहां पे पड़ेगी पता है, इसका एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया इनटू दिस पर्टिकुलर क्लॉज कि बिल टू शिफ्ट में तकलीफ पड़ेगी। आप समझ रहे हो ना, बिल टू शिफ्ट में क्या तकलीफ पड़ेगी कि थर्ड पर्सन इंस्ट्रक्शन देगा सप्लायर को कि वो गुड्स किसको डिलीवर करे, रेसिपिएंट। याद आ रहा है, थर्ड पर्सन इंस्ट्रक्शन देगा सप्लायर को कि वो किसको गुड्स डिलीवर करे बोलो, रेसिपिएंट। तो उस केस में सप्लायर डायरेक्टली रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर करेगा, बट सप्लायर इनवॉइस बनाएगा तो थर्ड पर्सन के ऊपर। तो यहां पे ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा डीबी फिक्शन इंपोज कर दिया कि यहां पे थर्ड पर्सन ने गुड्स सर्विस रिसीव कर लिए, एंड अकॉर्डिंगली ही विल बी आल्सो एंटाइटल्ड फॉर व्हाट बोलो, आईटीसी। ओके, थर्ड कंडीशन एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फ्रेंड्स जब तक गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ आपको आईटीसी मिलने वाली नहीं है। सो व्हाट इज दिस कंडीशन? वेरी वेरी सिंपल, टैक्स शुड बी पेड टू गवर्नमेंट। फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा तो रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बट टैक्स पे करना कंपलसरी है फॉर द पर्पस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। एंड लास्ट कंडीशन बहुत सिंपल है, इट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 बाय रेसिपिएंट। फ्रेंड्स ये रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कहां करेगा बताओ, तो रिटर्न में। कौन सा रिटर्न? तो सेक्शन 39, मतलब 39 का रिटर्न कौन सा, जीएसटीआर 3B। आप समझ रहे हो ना, तो रेसिपिएंट जीएसटीआर 3B फाइल करेगा जहां पे वो आईटीसी अवेल करेगा। बोलो क्लियर? डन? 5 कंडीशन, सेकंड कंडीशन वाज अमेंडमेंट। चलो याद करो, फर्स्ट कंडीशन वापस एक बार मैं रिपीट करूंगा, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, अनलेस अदरवाइज यू आर हैविंग पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, आईटीसी बैटीसी मिलने वाले नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जब
अमेंडमेंट की बात है, एकदम ध्यान देना पड़े। मैं फाइल करूंगा मेरा जीएसटीआर 1, जिसका रिफ्लेक्शन आपको आएगा जीएसटीआर 2B, जो स्टैटिक स्टेटमेंट है। मैं फाइल करूंगा मेरा 1, आपको रिफ्लेक्शन आएगा 2B। मैं फाइल करूंगा मेरा 1, आपको रिफ्लेक्शन आएगा 2B, तब जाके ही आपको क्या मिल पाएगी, आईटीसी। फ्रेंड, जो आपके 2B में रिफ्लेक्शन नहीं आया, स्टोरी वहां पे खत्म हो जाती है। आप कंडीशन सेकंड वायलेट कर रहे हो, आपको आईटीसी बैटीसी मिलने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब तक आप एक्चुअल रिसीव नहीं करेंगे गुड्स का सर्विसेज, आईटीसी वाईटीसी मिलने वाली नहीं है। चौथी कंडीशन, टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आए आपको आईटीसी कैसे मिले। एंड लास्ट, कब आईटीसी क्लेम करेंगे, रिटर्न में, तो रिटर्न फाइल करो, रेसिपमेंट तुम रिटर्न फाइल करो अंडर सेक्शन 39 मीनिंग देयर बाय जीएसटीआर 3B। बोलो क्लियर, डन। चलो अभी बात निकली है तो फटाफट खत्म कर देता हूं। इट इज फर्स्ट प्रोविजो, मम्मी का बहुत फेवरेट है, मम्मी मतलब आईसीआई का बहुत फेवरेट है, 2-3 बार पूछ लिया। अभी ध्यान दो, हुआ क्या, जब आपको गुड्स रिसीव होंगे इंस्टॉलमेंट्स में, याद करो, जब आपको गुड्स रिसीव होंगे लॉट्स में, तो उस केस में कैसे आईटीसी अवेल करूं, फर्स्ट लॉट की रिसीट के ऊपर, लास्ट लॉट के रिसीट के ऊपर के प्रोपोर्शनेट कर दो। आंसर दो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आंसर दो। तो लॉ ने क्या बोला, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप जो महीने में रिसीव करेंगे उस महीने में आप पूरे आईटीसी हमारे वहां पे अवेल करोगे, ना प्रोपोर्शनेट, सॉरी ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला, आईटीसी कहां पे रिसीव करोगे, आईटीसी कहां पे आप अवेल करोगे, इनटू रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। बाद में याद करो सेकंड प्रोविजो कि फ्रेंड्स, सॉरी हमारे वहां पे क्या मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सपोज कोई सप्लायर है, कोई रेसिपिएंट है, ओके, तो यहाँ पे सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई तो कर दिया, अभी रेसिपिएंट पे तो करेगा ना, रेसिपिएंट पे तो सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, कंसीडरेशन। तो रेसिपिएंट जब पे करेगा तो उसको एक लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी, विच इज 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब इनवॉइस बनेगा ना, उसके 180 डेज में रेसिपिएंट सप्लायर को पे कर देगा। जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे नहीं किया, तो प्रॉब्लम समझने का प्रयत्न करे, जीएसटी भरा है सप्लायर ने, आप समझने का प्रयत्न करें, जीएसटी भरा है सप्लायर ने, जिसकी आईटीसी कौन एंजॉय कर रहा है, रेसिपिएंट। जीएसटी पे समझ फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, तो जीएसटी पे किसने किया, सप्लायर ने, उसकी आईटीसी कौन एंजॉय कर रहा है, रेसिपिएंट। तो ऐसा ना हो पाए लॉन्ग टर्म के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेसिपिएंट चल 180 में पेमेंट कर सप्लायर को कंसीडरेशन के साथ, जीएसटी के साथ। जो ये नहीं करता है तो ये करेगा आईटीसी का रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब एडिंग दैट अमाउंट टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। खाली टैक्स का रिवर्सल नहीं है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। खाली टैक्स का रिवर्सल नहीं है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एंड वो इंटरेस्ट कब से शुरू होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टू द डेट ऑफ रिवर्सल विथ रेट ऑफ 18% पर एनम। तो ये हमारा सेकंड प्रोविजन हुआ। बाद में भविष्य में, एक बार आईटीसी आपने रिवर्स कर दी, बाद में भविष्य में जब भी रेसिपिएंट पेमेंट करेगा सप्लायर को, वो आईटीसी अवेल कर पाएगा, ऐसा लिखा गया थर्ड प्रोविजो में। एंड यहां पे आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, अभी हम यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं उसकी टाइम लिमिट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारा सबसेक्शन 3, इट इज डेप्रिसिएशन वर्सेस आईटीसी। फ्रेंड्स, सपोज आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, एग्जांपल के तौर पे आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी थी इसका वैल्यू था एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए। फ्रेंड्स, उसके ऊपर का जो जीएसटी था वो 18,000 रुपए था। तो लॉ ने क्या बोला, 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करो। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सो मैंने इसको पूरा डिस्कस करने का सोचा है। अब समझने का प्रयत्न करें, वैल्यू ऑफ सप्लाई सपोज 1 लाख रुपए, तो उसके ऊपर डेप्री क्लेम करना कंपलसरी। याद करो हमारा हेड पीजीबीपी इनकम टैक्स में आता है, सेक्शन 32। मुझे थोड़ा इनकम टैक्स आता है, हाँ अब ध्यान आप जो। तो देखो क्या हुआ, तो 1 लाख के ऊपर ऑलवेज 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 आपको क्या क्लेम करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। बट एंड वो क्लेम करना कंपलसरी है, डिडक्शन है ना, एटीसी टू एटीयू, वो क्लेम करना ऑप्शनल है, बट डेप्री इज ऑलवेज 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 कंपलसरी। एंड फ्रेंड्स, 18,000 रुपए के ऊपर लॉ ने क्या बोला कि जो आपने डेप्री क्लेम किया है, जो आपने डेप्री क्लेम किया है तो आपको आईटीसी मिलने वाली नहीं है, बट जो आपने डेप्री नहीं क्लेम किया तो जाके आपको क्या मिल पाएगी, बोलो उसकी आईटीसी। मतलब ये जो भी प्रोविजंस है ना सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के, वो जीएसटी कंपोनेंट के लिए है, वो ये 1 लाख रुपए के लिए नहीं है। 1 लाख के ऊपर तो कैसी आईटीसी, टैक्स थोड़ी है वो, गवर्नमेंट को थोड़ी मिले 1 लाख रुपए, वो तो सप्लाई को दिए आपने यार। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो 1 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को नहीं दिए, वो तो सप्लायर को दिए, उसके ऊपर ऑलवेज ऑलवेज एक ही ऑप्शन, बोलो क्या, डेप्रिसिएशन। बट ये आपका जो जीएसटी कंपोनेंट है उसके ऊपर जो आपने डेप्री क्लेम कर दिया ना, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। डेप्री नहीं क्लेम किया तो यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर व्हाट, बोलो आईटीसी। एंड फ्रेंड्स, एक टाइम लिमिट भी तो होती होगी ना, एक टाइम लिमिट भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। फ्रेंड्स, जो टाइम लिमिट है वो अवेलमेंट के लिए है। एक बार आपने आईटीसी अवेल कर दी, बाद में उसको आप अनलिमिटेड पीरियड तक, बाद में आप उसको अनलिमिटेड पीरियड तक यूटिलाइज कर पाएंगे। उसको यूटिलाइज करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आईटीसी अवेल करने की जो टाइम लिमिट है मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। दो चीज को कंपेयर करना है, विच एवर इज अर्लियर करना है। नंबर ए, आपको याद आता हो तो मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैं रिपीट करूंगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपेयर करो
एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, बोलो विच एवर इज अर्लियर। तो ये हमारी टाइम लिमिट है फॉर अवेलमेंट ऑफ व्हाट, बोलो आईटीसी। ये थी हमारी सेक्शन 16। एक सेकंड तो नहीं बट एक आधी मिनट में मैं अमेंडमेंट बोल देता हूं। अमेंडमेंट ये था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। पहले जो कोई जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को अपलोड नहीं करता था उसकी थोड़ी थोड़ी आईटीसी गवर्नमेंट आपको दे देती थी, आपको माफ करके कि चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता है जीवन में, इतने बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है। पर गवर्नमेंट ने भी एकदम मना कर दिया कि छोटी छोटी बातें चलेगी नहीं अभी तो। आप समझ रहे हो, जो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को अपलोड किया गया बाय सप्लायर, जिसका रिफ्लेक्शन जीएसटीआर 2B में आया ऑफ रेसिपिएंट, तो ही आपको क्या मिल पाएगी, उसकी आईटीसी। हम अमेंडमेंट को कंक्लूड करें उसके पहले आरटीपी नवंबर 22 से एक छोटा सा क्वेश्चन। रिमझिम, ओके सेल्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमझिम गिरे सावन नहीं, रिमझिम सेल्स है। अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस, ओके, फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब उसने जो इनवर्ड किया उसके लिए उसको 100 इनवॉइसेस रिसीव हुए, बरोबर समझना। इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ रुपीज 10 लाख, तो ये 100 इनवॉइसेस में टोटल जो जीएसटी कैलकुलेट किया वो कितने का होगा, 10 लाख रुपए का, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली ओके। फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जन 22, तो जनवरी 22 में अलग अलग 100 इनवॉइस आपको मिले जिसका जीएसटी कंपोनेंट हुआ करता था हमारे वहां पे 10 लाख रुपए। नाउ फ्रेंड्स, आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस, डिटेल्स ऑफ 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ रुपीज 6 लाख have been furnished by supplier in the respective GSTR ones। उसका मतलब ऐसा हुआ कि टोटल इनवॉइसेस हमारे पास 100 थे, उसमें से कुछ 80 इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जिसका जीएसटी कंपोनेंट 6 लाख रुपए था, जिसका जीएसटीआर 1 फाइल किया गया, तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन तो 2B में आ ही जाएगा। बोलो यस के नो, यस, चलो ओके, नो प्रॉब्लम। इज फाइल्ड ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स देयरफॉर, and such details have also been duly communicated to recipient of such invoices in form GSTR 2B। तो obvious point है, 80 invoices थे जिसका जीएसटी 6 लाख रुपए का था, 1 फाइल किया गया बाय सप्लायर बाय द ड्यू डेट्स, तो ऑटोमेटिकली 2B में उसका रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा, नॉट टू वरी, एब्सोल्युटली ओके। नाउ compute ITC that can be availed by Remergima sales in GSTR 3B for the month of Jan 22, which is to be filed by 20th February, assuming GST of rupees 10 lakhs is otherwise eligible for ITC। मतलब it is not blocked by section 17 subsection 5 ऐसा एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स देखो, 20 ऐसे इनवॉइस होंगे, 20 ऐसे इनवॉइस होंगे जो जीएसटीआर 1 में अपलोड किए गए नहीं, इसका जीएसटी कंपोनेंट 4 लाख रुपए होगा, बिकॉज टोटल जीएसटी हमारा 10 लाख रुपए है। अरे बोलो यस क्या नो। अभी जो जीएसटी 1 फाइल नहीं किया गया तो 2B में उसका रिफ्लेक्शन भी आने वाला नहीं है। तो उस केस में मुझे आप बताओ कि व्हाट अमाउंट आई कैन अवेल एज आईटीसी। तो यहां पे मुझे बताओ, इसको अपलोड किया गया जिसका रिफ्लेक्शन 2B में आ गया, तो 6 लाख की मुझे आईटीसी मिल जाएगी, उसमें मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जो 4 लाख का जीएसटी था जिसका जीएसटी 1 फाइल किया गया नहीं है, जिसका 2B में भी रिफ्लेक्शन आया नहीं है, तो उसकी आईटीसी आपको मिलने वाली नहीं है। तो इन दिस केस 6 लाख रुपए की मैं आईटीसी अवेल कर पाऊंगा इन विच मंथ, इन द मंथ ऑफ जनवरी 22, जिसका मैं जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा ऑन 20th फरवरी। मतलब जो जीएसटीआर 3B मैं जनवरी मंथ में फाइल कर रहा हूं उसमें मैं 4 लाख रुपए की आईटीसी नहीं अवेल कर पाऊंगा, मैं 6 लाख रुपए की आईटीसी अवेल कर पाऊंगा। आपके मन में डाउट आएगा कि सर व्हाट अबाउट 4 लाख? अरे चिंता ना करो, जो 4 लाख की आईटीसी है वो सप्लायर जब उसका जीएसटी 1 फाइल करेगा एंड जब मुझे उसका 2B में रिफ्लेक्शन उसका आ जाएगा, उस महीने में उसकी भी आईटीसी मैं अवेल कर पाऊंगा। पर जो मुझे 2B में रिफ्लेक्शन नहीं आया तो आई विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर आईटीसी बिकॉज आई एम वायोलेटिंग सेकंड कंडीशन व्हिच इज क्लॉज AA ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट। तो उस केस में मुझे आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं। आई थिंक होपफुली आपको ये अमेंडमेंट एकदम पता चला होगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी वेरी मच।